शादी वाले दिन हर लड़की अपने दूल्हे का इंतज़ार करती है, लेकिन मैं उस आदमी से बचने का रास्ता ढूंढ रही थी, जिससे कुछ ही देर बाद मेरी ज़बरदस्ती शादी होने वाली थी। मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता था कि उस एक फैसले की कीमत सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को चुकानी पड़ सकती है। लेकिन जैसे ही मैं घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने लगी, किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर धीरे से कहा, भागने की गलती मत करना, वरना इसकी कीमत कोई और चुकाएगा। मैं घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस शादी से भागना चाहती हूँ, शायद उससे भागना अब मेरे बस में नहीं था। मेरा नाम अनन्या था। मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी अपने फ़ैसलों से जीना चाहती थी। मेरे छोटे से परिवार में सिर्फ मैं, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन रिया थी। माँ को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। पापा ने अकेले ही हम दोनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इज्जत बहुत थी। पापा हमेशा कहते थे, गरीब आदमी सब कुछ खो सकता है, लेकिन अपना चरित्र कभी नहीं। मैंने पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें सुकून था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस शाम पापा घर लौटे तो उनका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सीधे अपने कमरे में चले गए। मैंने कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन हर बार उन्होंने यही कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गया हूँ। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि पापा मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहे हैं। अगले ही दिन हमारे घर कुछ लोग आए, महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े और ऐसा रोब कि पूरा मोहल्ला उन्हें देखने बाहर निकल आया। उनके बीच खड़ा एक लंबा, गंभीर और बिल्कुल शांत आदमी सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उसका नाम था आर्यवीर सिंह। उसने पूरे समय एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा। वह सीधे पापा के सामने बैठा और धीमी आवाज़ में कुछ कहा। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी, इसलिए शब्द साफ सुनाई नहीं दिए, लेकिन अगले ही पल मैंने अपने पापा को उसके सामने हाथ जोड़ते हुए देख लिया। उस पर मैंने बिना सच जाने ही आर्यवीर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस इंसान ने आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, वह आज किसी अजनबी के सामने हाथ जोड़ रहा था। कुछ देर बाद वे लोग चले गए। मैं दौड़कर पापा के पास पहुंची। ये लोग कौन थे? पापा ने जवाब नहीं दिया। आपने उनके सामने हाथ क्यों जोड़े? फिर भी चुप्पी। पापा, आखिर बात क्या है? उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। क्या? तुम्हारी शादी आर्यवीर सिंह से तय हो गई है? मैं हंस पड़ी। ये मजाक अच्छा नहीं है। लेकिन पापा नहीं हंसे। उनकी आंखों में आंसू थे। उसी पर मुझे समझ आ गया, ये मजाक नहीं था। मैंने उसी समय साफ मना कर दिया, मैं किसी अजनबी से शादी नहीं करूँगी। पापा चुप रहे। मैंने अगले 7 दिन हर कोशिश की, समझाया, लड़ी, रोई, यहाँ तक कि घर छोड़ने की भी सोची, लेकिन हर बार पापा सिर्फ एक ही बात कहते, मुझे मजबूर मत कर बेटा। मैंने पूछा भी कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। और देखते ही देखते आज शादी का दिन आ गया। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। ढोल बज रहे थे, रिश्तेदार नाच रहे थे, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठे एक ही बात सोच रही थी, अगर अभी नहीं निकली तो शायद कभी नहीं निकल पाऊंगी। मैंने धीरे से दुल्हन का भारी लहंगा संभाला, कमरे का पिछला दरवाज़ा खोला
और बिना किसी आवाज़ के बाहर निकल गई। आंगन पार करके जैसे ही मैंने मुख्य गेट की तरफ कदम बढ़ाया, मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ एक सफ़ेद लिफाफा रखा था। उस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था, अनन्या। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। अंदर सिर्फ एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर एक ही लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो शादी से पहले दूल्हे की आंखों में एक बार ज़रूर देखना। उस पर्ची पर ना नाम था, ना कोई निशान, लेकिन लिखावट मुझे अजीब तरह से जानी पहचानी लगी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और तभी घर के अंदर से किसी की तेज़ आवाज़ आई, दुल्हन कहाँ है? अनन्या ने घबराकर वह पर्ची अपने दुपट्टे के अंदर छिपा ली। अगले ही पल उसकी बुआ और मौसी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गईं। अरे बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अनन्या ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उनके साथ वापस अंदर चली गई। उसका दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। वह बार बार उस पर्ची के बारे में सोच रही थी। अगर सच जानना है तो शादी से पहले दूल्हे की आंखों में एक बार ज़रूर देखना। आखिर ऐसा क्या था जो उसकी आंखों में दिखाई देने वाला था? कुछ ही देर बाद वह दुल्हन बनकर मंडप में पहुंची। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। कैमरे लगातार उनकी तस्वीरें ले रहे थे। रिश्तेदार खुशी से बातें कर रहे थे, लेकिन उस भीड़ में अनन्या खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। उसने पहली बार सामने बैठे आर्यवीर को ध्यान से देखा। वह बिल्कुल सीधा बैठा था, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई उत्साह नहीं, जैसे ये शादी उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो। अनन्या को गुस्सा आ गया। मेरी पूरी ज़िंदगी बदल रही है और इसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा। तभी पंडित जी ने जयमाला की रस्म शुरू करने को कहा। दोनों खड़े हो गए। अनन्या को अचानक वह पर्ची याद आ गई। उसने गहरी सांस ली और पहली बार सीधे आर्यवीर की आंखों में देखा। बस 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड, लेकिन उन 2 सेकंड में उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुस्सा नहीं, घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान, और जैसे कई रातों से सोया ना हो। ऐसी आंखें किसी ज़बरदस्ती शादी करवाने वाले आदमी की नहीं लग रही थी। आर्यवीर ने उसकी तरफ एक पल के लिए देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अगले ही पल उसने नज़रें झुका ली। अनन्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा, जैसे वह खुद अपने शब्द निकल गया हो। अनन्या कुछ समझ पाती उससे पहले पीछे से किसी ने जोर से आवाज़ लगाई, जयमाला। तालियों की गूंज के बीच उसने कांपते हाथों से जयमाला उसके गले में डाल दी। फिर आर्यवीर ने भी बिना उसकी तरफ देखे जयमाला पहना दी। पूरा हॉल खुशियों से गूंज उठा, लेकिन अनन्या के मन में सवाल और बढ़ गए। अगर ये आदमी इतना निर्दयी है तो इसकी आंखों में वह दर्द क्यों था? फेरे शुरू होने वाले थे। तभी अनन्या की नज़र सामने बैठे अपने पापा पर गई। वह बार बार किसी को भीड़ में ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक एक अनजान आदमी उनके पास आया। उसने चुपचाप एक मोबाइल उनके हाथ में रख दिया। पापा ने स्क्रीन देखी और उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। अनन्या दूर से ये सब देख रही थी। वह उठकर उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन रश्मि शुरू हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद वही आदमी बिना किसी से बात किए भीड़ में गायब हो गया। अनन्या ने फिर पापा की तरफ देखा। इस बार उन्होंने एक पल के लिए नज़र नहीं उठाई और पहली बार अपनी बेटी की तरफ देखकर बहुत हल्के से सिर हिलाया।
जैसे कह रही हूँ, कुछ मत पूछना, बस शादी पूरी होने देना। अनन्या का दिल बैठ गया। आखिर ऐसा क्या था उस मोबाइल में? और तभी पंडित जी ने पहला फेरा शुरू करने के लिए कहा। आर्यवीर आगे बढ़ा। अनन्या ने भी कदम बढ़ाया, लेकिन पहले ही फेरे के बीच उसे साफ महसूस हुआ कि आर्यवीर ने उसकी कलाई बहुत हल्के से दबाई, इतना कि किसी को पता भी ना चले। उसने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ 4 शब्द कहे, पीछे मत देखना, बिल्कुल मत। अनन्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर पीछे क्या है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी जिज्ञासा होती है। और अगले ही पल उसने आर्यवीर की बात अनसुनी करते हुए धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमा दिया, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों से जैसे जान ही निकल गई। अनन्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांस अटक गई। भीड़ के बिल्कुल आखिरी कोने में एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ अनन्या पर टिकी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि आसपास खड़े किसी भी मेहमान का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, जैसे वह वहाँ मौजूद ही ना हो। अगले ही पल उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा सफ़ेद रुमाल निकाला और हवा में हल्का सा लहराया। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उस आदमी ने सफ़ेद रुमाल हवा में लहराया, जैसे वह अनन्या को कोई पुराना इशारा याद दिलाना चाहता हो। लेकिन अनन्या समझ नहीं पाई कि उसका मतलब क्या है। उसके दिमाग में बचपन की धुंधली यादें गूंजने लगीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह आदमी भीड़ में गायब हो गया। चलो, आर्यवीर की धीमी आवाज़ सुनकर अनन्या वर्तमान में लौट आई। फेरे फिर से शुरू हो गए, लेकिन अब उसका ध्यान किसी मंत्र पर नहीं था। वह बार बार पीछे देखने की कोशिश करती, मगर हर बार वहाँ सिर्फ मेहमान दिखाई देते। 7 फेरे पूरे हुए। अनन्या ने एक बार फिर आर्यवीर की तरफ देखा। वह अब भी बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। लोगों ने तालियां बजाई। पंडित जी ने सिंदूर की रस्म के लिए कहा। आर्यवीर ने बिना किसी दिखावे के उसकी मांग में सिंदूर भरा और फिर मंगलसूत्र पहनाया। कैमरे की फ्लैश लगातार चमक रही थी। हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन अनन्या को लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बन चुकी है जिसका एक भी पन्ना उसे पढ़ने नहीं दिया गया। रस्में खत्म होते ही रिश्तेदार दोनों को आशीर्वाद देने लगे। तभी अनन्या ने देखा कि उसके पापा भीड़ से थोड़ा दूर खड़े थे। उनके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि बेचैनी थी। वह तुरंत उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन बीच में आर्यवीर की दादी ने उसे रोक लिया। बहू, पहले घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लो। अनन्या मजबूरी में रुक गई। लगभग 20 मिनट बाद जब उसे मौका मिला और उसने पापा को ढूंढना चाहा, तो वह कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने अपनी बहन रिया से पूछा, पापा कहाँ हैं? रिया ने हैरानी से कहा, अभी तो यहीं थे, शायद बाहर गए होंगे। अनन्या का दिल घबराने लगा। वह बिना किसी को बताए मंडप से बाहर निकल आई। बाहर पार्किंग में सन्नाटा था। तभी उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। सामने एक बड़ी काली गाड़ी खड़ी थी। उसके पीछे उसके पापा किसी से बात कर रहे थे। अनन्या इतनी दूर थी कि शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने देखा कि पापा बार बार हाथ जोड़ रहे हैं। सामने खड़ा आदमी बस एक ही बात दोहरा रहा था। फिर अचानक पापा की नज़र अनन्या पर पड़ गई। उनका चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने घबराकर हाथ से इशारा किया, वापस अंदर जाओ, अभी। अनन्या वहीं रुक गई। अगले ही पल उस अनजान आदमी ने भी मुड़कर उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली।
आदमी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने अपनी घड़ी देखी, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। अनन्या दौड़कर पापा के पास पहुँची। वो कौन था? आप उसके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे थे? आखिर मुझसे क्या छिपाया जा रहा है? पापा ने कांपते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, कुछ सवालों के जवाब अभी नहीं दे सकता बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। अनन्या ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। पापा ने उसकी हथेली अपने हाथों में ली और बोले, अगर कभी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी अपने पति पर शक मत करना। अनन्या कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसके पापा की आंखों में ऐसा डर था कि उसके होंठ अपने आप बंद हो गए। उसे पहली बार लगा कि पापा उससे नहीं, किसी और से डर रहे हैं। अनन्या कुछ समझ पाती उससे पहले पीछे से किसी ने आवाज़ दी, विदाई का समय हो गया है। उसने आखिरी बार अपने पापा की तरफ देखा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी की सबसे सामान्य और सबसे आखिरी बेफिक्र मुलाकात साबित होने वाली है। उसे नहीं पता था कि अगली बार जब वह अपने पापा से मिलेगी तो उनके चारों तरफ मशीनों की आवाज़ गूंज रही होगी। विदाई की रस्म शुरू होते ही पूरे आंगन का माहौल बदल गया। कुछ देर बाद पहले जहाँ ढोल और शहनाइयों की आवाज़ गूंज रही थी, अब वहाँ सिर्फ सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। अनन्या अपनी छोटी बहन रिया को गले लगाकर रो रही थी। रिया बार बार एक ही बात कह रही थी, दीदी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अनन्या ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा, मैं रोज़ फ़ोन करूँगी। लेकिन ये कहते हुए उसका अपना दिल भी मानने को तैयार नहीं था। पापा उसके पास आए। उन्होंने कांपते हाथों से उसकी हथेली में कुछ रख दिया। अगर कभी लगे कि कोई अपना भी झूठ बोल रहा है, तब भी जल्दबाजी में फैसला मत लेना। अनन्या ने नीचे देखा। वह उसकी माँ की पुरानी चांदी की अंगूठी थी, जिसे पापा कभी किसी को छूने नहीं देते थे। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, इससे हमेशा अपने पास रखना और किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। अनन्या कुछ पूछ पाती उससे पहले पापा पीछे हट गए। उनकी आंखें लगातार भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतज़ार हो या किसी के आने का डर हो। दुल्हन की गाड़ी तैयार थी। आर्यवीर बिना कुछ बोले आगे बढ़ा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया। उसने अनन्या को ना तो जल्दी की, ना ही उसका हाथ पकड़कर खींचा, बस चुपचाप इंतज़ार करता रहा। अनन्या गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही मिनटों बाद गाड़ियों का काफिला घर से निकल पड़ा। शुरू के 10 मिनट तक दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं बोला गया। गाड़ी के अंदर इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार अनन्या ने चुप्पी तोड़ी। आखिर आपने मेरे पापा को किस बात के लिए मजबूर किया था? आर्यवीर खिड़की के बाहर देखता रहा। कोई जवाब नहीं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो जवाब देने में परेशानी क्या है? इस बार उसने धीरे से उसकी तरफ देखा। हर सवाल का जवाब सही समय पर मिलता है। अनन्या का गुस्सा बढ़ गया। मतलब आप सच बताना ही नहीं चाहते? अभी नहीं, बस इतना कहकर वह फिर बाहर देखने लगा। अनन्या ने निराश होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसी समय उसे महसूस हुआ कि पीछे से एक काली एसयूवी लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 5 मिनट बाद भी वह गाड़ी उतनी ही दूरी पर थी। फिर 10 मिनट बाद भी। अनन्या ने ड्राइवर से पूछा, वो गाड़ी हमारे पीछे क्यों आ रही है?
ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा और तुरंत नज़रें झुका ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आरवी ने भी पीछे देखा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा तनाव दिखाई दिया। उसने जेब से मोबाइल निकाला और सिर्फ एक मैसेज टाइप किया, रूट बदलो। मैसेज भेजते ही उसने मोबाइल बंद कर दिया। अनन्या ने ये सब देख लिया। कौन सा प्लान? आरवी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच उनकी गाड़ी अचानक मुख्य सड़क छोड़कर एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। अनन्या चौंक गई। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ हमें अभी जाना चाहिए, लेकिन आपका घर तो इस रास्ते पर नहीं है। आरवी ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं उन्हें हमारे घर का रास्ता नहीं पता चलना चाहिए। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे देखा। वह काली एसयूवी अभी भी उनके पीछे थी। कुछ ही सेकंड बाद उसने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी। ड्राइवर घबरा गया। सर, आरवी की आवाज़ बिल्कुल शांत थी, गाड़ी मत रोकना। लेकिन अगले ही पल पीछे वाली एसयूवी उनकी गाड़ी के बिल्कुल बराबर आ गई। उसकी काली शीशे वाली खिड़की धीरे धीरे नीचे होने लगी और अंदर बैठा आदमी मुस्कुराते हुए सीधे अनन्या की तरफ देखने लगा। उसे देखते ही अनन्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह वही आदमी था जिसे उसने मंडप में देखा था, लेकिन इस बार उसने अपनी उंगली से शीशे पर सिर्फ एक शब्द लिखा, शुरुआत। और अगले ही पल उस एसयूवी ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। अनन्या की चीख गूंजी और गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर घूमने लगी। जोरदार टक्कर लगते ही गाड़ी बुरी तरह डगमगा गई। अनन्या का सिर सीट से टकराया और उसके हाथ से माँ की चांदी की अंगूठी छूटकर नीचे गिर गई। ड्राइवर ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाला। टायर सड़क पर चीखने लगे। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि गाड़ी पलट जाएगी, लेकिन किसी तरह उसने गाड़ी पर काबू पा लिया। अनन्या अभी भी संभल नहीं पाई थी कि पीछे से एक जोरदार टक्कर लगी। सर, वो लोग जान से मार देंगे, ड्राइवर घबराकर चिल्लाया। आरवी का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार सतर्कता साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत सीट के नीचे रखा एक छोटा सा बैग निकाला और अनन्या की तरफ बढ़ा दिया। इसे पकड़ो। अनन्या ने गुस्से में बैग उसकी तरफ वापस धकेल दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले ये बताइए कि हो क्या रहा है। आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए पहली बार थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा, इस वक्त सवाल पूछने का नहीं, मेरी बात मानने का समय है। अनन्या चुप हो गई। अगले ही पल सामने सड़क दो हिस्सों में बट गई। ड्राइवर ने गाड़ी दाईं तरफ मोड़ दी। पीछे वाली एसयूवी भी उसी रास्ते पर मुड़ गई। अब सड़क पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ घना जंगल था। कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी आर्यवीर का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से किसी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, सर, हवेली मत आइए। वहाँ कॉल कट गई। आर्यवीर ने दोबारा कॉल मिलाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। पहली बार उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, स्पीड और बढ़ाओ। अनन्या लगातार उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर है कौन। अगर ये सब उसी का रचा हुआ खेल है तो वह खुद इतना परेशान क्यों है, और अगर नहीं तो असली दुश्मन कौन है। तभी गाड़ी अचानक रुक गई। ड्राइवर ने घबराकर कहा, सर, आगे रास्ता बंद है। सामने एक बड़ा ट्रक तिरछा खड़ा था, जिसने पूरी सड़क रोक रखी थी। पीछे वाली एसयूवी भी कुछ दूरी पर आकर रुक गई। अब वह दोनों गाड़ियों के बीच फंस चुकी थी। अनन्या की धड़कनें तेज हो गई।
एसयूवी के चारों तरफ दरवाजे एक साथ खुले। 4 आदमी बाहर निकले। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। 5वां आदमी धीरे धीरे उतरकर सामने आया। वही आदमी जिसने मंडप में उसे देखा था। वह मुस्कुराता हुआ उनकी गाड़ी के पास आया और शीशे पर उंगलियों से हल्की दस्तक दी। दरवाज़ा खोलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। ड्राइवर के हाथ कांप रहे थे। अनन्या ने डरकर आर्यवीर की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गई। आर्यवीर के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि जैसे वह इसी पल का इंतज़ार कर रहा हो। उसने धीरे से अपनी घड़ी उतारी, अनन्या की हथेली में रखी और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, इसे संभाल कर रखना। सही समय आने पर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि यह कितनी ज़रूरी है। अनन्या कुछ समझ पाती उससे पहले उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर निकलते ही उस आदमी के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने ताली बजाते हुए कहा, आखिरकार सिंह साहब बाहर आ ही गए। आर्यवीर बिना घबराए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर उस आदमी ने अनन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वो चीज़ चाहिए जो आज तक किसी को नहीं मिली। आर्यवीर के चेहरे पर पहली बार हल्की सी बेचैनी दिखाई दी और ये देखकर अनन्या समझ गई कि बात उसकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अनन्या गाड़ी के अंदर बैठी सब कुछ देख रही थी। उसकी उंगलियां अब भी उस घड़ी को कसकर पकड़े हुए थी जो कुछ सेकंड पहले आर्यवीर ने उसे दी थी। बाहर खड़ा वह आदमी लगातार मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि आज वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आर्यवीर, तुम्हारी यही आदत मुझे हमेशा पसंद थी। अपने लोगों को बचाने के लिए तुम खुद सामने आ ही जाती हो। आर्यवीर ने बिना कोई भाव बदले जवाब दिया, बात खत्म करो, तुम्हें जो कहना है सीधे कहो। वह आदमी हंस पड़ा, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। दुल्हन को भी तो पता चलना चाहिए कि उसका पति आखिर है कौन। अनन्या की सांस रुक गई। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि उनकी बातें सुन सके। आर्यवीर ने ठंडी आवाज़ में कहा, मेरी ज़िंदगी में उसे घसीटने की गलती मत करना। गलती? वह आदमी फिर हंसा। गलती तो तुमने उस दिन की थी जब तुमने सोचा था कि मुझे रोक सकते हो। अनन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कौन सा दिन, कौन सी दुश्मनी, और सबसे बड़ी बात, उसका इस सब से क्या रिश्ता था। तभी उस आदमी ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और हवा में लहराई। पहचानते हो? आर्यवीर का चेहरा पहली बार सख्त हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह आदमी तस्वीर वापस जेब में रखते हुए बोला, अच्छा है, याददाश्त अभी भी ठीक है। अनन्या ने गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे करने की कोशिश की ताकि आवाज़ साफ सुन सके। उसी समय आर्यवीर ने बिना उसकी तरफ देखे जोर से कहा, अनन्या, शीशा बंद रखो। वह चौंक गई। इतनी दूर खड़े होकर भी उसे कैसे पता चल गया कि उसने शीशा नीचे किया है। अनन्या ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। उसे सच जानना था। तभी वह रहस्यमय आदमी अचानक उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें सीधी अनन्या पर टिक गई। तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती इस आदमी से क्यों करवाई गई? अनन्या के होंठ सूख गए। उसने अनजाने में सिर हिला दिया। वह आदमी मुस्कुराया, क्योंकि इतने में आर्यवीर ने तेज आवाज़ में उसे बीच में ही रोक दिया। एक शब्द भी आगे बोला तो अच्छा नहीं होगा। दोनों की नज़रें टकराई। कुछ पल तक वहाँ अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। फिर वह आदमी मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। ठीक है, आज नहीं बताता, लेकिन
सच ज़्यादा दिनों तक छिपता नहीं है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया। जब तुम्हें लगे कि अब झूठ के साथ नहीं जी सकती, तब इसे खोल लेना। इतना कहकर वह अपने आदमियों की तरफ मुड़ा। सब लोग वापस गाड़ियों में बैठने लगे। अनन्या हैरान थी, इतनी आसानी से वह लोग बिना कुछ किए वापस क्यों जा रहे हैं। उसी समय उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ी। वह गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन आर्यवीर तेजी से आगे बढ़ा और उसने लिफाफा पहले ही उठा लिया। ये मुझे दीजिए, अनन्या ने हाथ बढ़ाया। आर्यवीर ने बिना देखे लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। अभी नहीं, अगर तुमने अभी इसे पढ़ लिया तो शायद मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आखिर क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा सच जानना सुरक्षित नहीं है। अनन्या का धैर्य टूट गया। बस बहुत हो गया। हर कोई यही कह रहा है, अभी नहीं, सही समय पर, बाद में। आखिर मैं कौन हूँ? मेरी जिंदगी का फैसला सब लोग कर रहे हैं और मुझे कुछ भी जानने का हक नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यवीर पहली बार कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वह जैसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन यकीन मानो, जिस दिन तुम्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन शायद तुम सबसे ज़्यादा नफरत खुद से करोगी। ये कहकर वह गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में अब एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कौन सा सच था जिसे जानने के बाद इंसान खुद से नफरत करने लगे। अनन्या कुछ देर तक सड़क पर खड़ी रही। आर्यवीर के आखिरी शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, जिस दिन तुम्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन शायद तुम सबसे ज़्यादा नफरत खुद से करोगी। उसे पहली बार लगा कि इस कहानी में जितना वह आर्यवीर को दोषी समझ रही थी, शायद मामला उससे कई ज़्यादा उलझा हुआ है। लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह किसी के भरोसे नहीं बैठेगी। सच उसे खुद ढूंढना होगा। सभी लोग वापस गाड़ी में बैठ गए। इस बार पूरे रास्ते किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ियों का काफिला एक विशाल हवेली के सामने जाकर रुका। ऊंचा लोहे का गेट, चारों तरफ सुरक्षा और बाहर खड़े दर्जनों कर्मचारी देखकर अनन्या समझ गई कि आर्यवीर का प्रभाव कितना बड़ा है। जैसे ही गाड़ी रुकी, घर के सभी लोग स्वागत के लिए बाहर आ गए। सबसे आगे लगभग 60 साल की एक महिला खड़ी थी। उनके चेहरे पर अपनापन था। उन्होंने मुस्कुराकर आरती की थाली उठाई और अनन्या का स्वागत किया। घर में स्वागत है बेटी। अनन्या हैरान रह गई। उसे उम्मीद थी कि इस घर में हर कोई आर्यवीर की तरह सख्त होगा, लेकिन यहाँ माहौल बिल्कुल अलग था। गृह प्रवेश की रस्म पूरी हुई। अनन्या ने चावल का कलश गिराया और अंदर कदम रखा। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में आर्यवीर लगभग 10 साल छोटा लग रहा था। उसके साथ एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की भी खड़े थे। तीनों हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही अनन्या तस्वीर के पास गई, उसने देखा कि उस छोटी लड़की वाले हिस्से पर कांच में एक लंबी दरार थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सिर्फ उसी चेहरे पर चोट मारी हो। ये दरार कैसे आई? उसने पास खड़ी नौकरानी से पूछा। नौकरानी कुछ बोलती उससे पहले पीछे से किसी ने सख्त आवाज़ में कहा, उस कमरे की कोई भी चीज़ हाथ मत लगाना। अनन्या ने पलटकर देखा। आर्यवीर सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके चेहरे पर फिर वही ठंडापन लौट आया था। उसने नौकरानी की तरफ देखा। सब लोग नीचे जाएं। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल खाली हो गया। अब वहाँ सिर्फ आर्यवीर
और अनन्या थे। अनन्या ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं इस घर में कैदी बनकर नहीं रहूँगी। मुझे हर बात जाननी है। आर्यवीर कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने जेब से एक चाबी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। ऊपर दाईं तरफ तीसरा कमरा तुम्हारा है। उस कमरे की हर चीज़ तुम्हारी होगी। तुम जब चाहो बाहर जा सकती हो, पढ़ाई या नौकरी करनी चाहो तो कर सकती हो। इस घर में कोई तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। अनन्या चौंक गई। यह उस आदमी जैसा बिल्कुल नहीं था जिससे वह नफरत करती थी। उसने पूछा, अगर मैं कल ही यही घर छोड़ दूँ तो? आर्यवीर ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा की जान को कोई खतरा ना हो तो मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊँगा। यह सुनते ही अनन्या फिर उलझ गई। आखिर उसके पापा किस खतरे में थे? वह आगे कुछ पूछती उससे पहले आर्यवीर का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत कॉल उठाई। दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज़ आई, सर, अस्पताल से फ़ोन आया है। अनन्या जी के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत बहुत गंभीर है। आर्यवीर का चेहरा एकदम बदल गया। अनन्या ने सिर्फ पिताजी और गंभीर शब्द सुने थे। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने दौड़कर आर्यवीर का हाथ पकड़ लिया। मेरे पापा को क्या हुआ है? बोलिए, क्या हुआ है उन्हें? आर्यवीर ने कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, हमें अभी अस्पताल चलना होगा, लेकिन जो तुम वहाँ देखने वाली हो उसके लिए खुद को तैयार रखना। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसने बिना कुछ सोचे आर्यवीर का हाथ पकड़ लिया। मेरे पापा ठीक है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। आर्यवीर ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, अभी घबराने से कुछ नहीं होगा, पहले अस्पताल चलते हैं। अगले ही पल दोनों तेज़ी से गाड़ी में बैठ गए। पूरी यात्रा के दौरान अनन्या लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही। उसके मन में बार बार एक ही डर उठ रहा था, कहीं उसने अपने पापा को आखिरी बार विदाई के समय ही तो नहीं देखा था। लगभग 45 मिनट बाद गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी। अनन्या दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार भी नहीं कर सकी। वह दौड़ती हुई अंदर चली गई। इमरजेंसी वार्ड के बाहर उसकी छोटी बहन रिया रो रही थी। अनन्या उसे देखते ही गले लग गई। रिया, पापा कहाँ हैं? रिया कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए हाथ से आईसीयू की तरफ इशारा कर दिया। अनन्या भागकर वहां पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। मरीज अभी होश में नहीं है। अनन्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आर्यवीर को अलग बुलाया। दोनों कुछ देर धीमी आवाज़ में बात करते रहे। अनन्या दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि डॉक्टर आर्यवीर को पहले से जानते हैं। कुछ मिनट बाद आर्यवीर उसके पास आया। डॉक्टर कह रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन उम्मीद बाकी है। अनन्या ने गुस्से और दर्द से भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर मेरी ज़बरदस्ती शादी नहीं होती तो पापा आज अस्पताल में नहीं होते। आर्यवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सिर झुका लिया। उसी समय आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज को कुछ मिनट के लिए होश आया है, वह सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। अनन्या तुरंत अंदर चली गई। पापा ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। अनन्या उनके पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। पापा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर बहुत मुश्किल से फुसफुसाए, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन।
अनन्या रोते हुए बोली, आप कुछ मत बोलिए, आप ठीक हो जाइए। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कांपते हुए हाथ से अपनी शर्ट की जेब की तरफ इशारा किया। अनन्या ने जेब से एक छोटी सी पुरानी चाबी निकाली। पापा ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, ये हमारे पुराने घर की स्टोर रूम की चाबी है। अनन्या हैरान रह गई, लेकिन क्यों? पापा ने गहरी सांस ली। वहाँ एक लकड़ी का संदूक है। उसमें अचानक उनकी सांस तेज चलने लगी। मॉनिटर की आवाज़ बढ़ गई। डॉक्टर और नर्सें दौड़कर अंदर आ गईं। अनन्या को बाहर ले जाया गया। वह लगातार रो रही थी। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। अभी उनकी हालत फिर बिगड़ गई है। अनन्या वहीं बेंच पर बैठ गई। उसकी मुट्ठी में अब भी वही पुरानी चाबी कसकर बंद थी। तभी उसने देखा कि अस्पताल के कॉरिडोर के दूसरे छोर पर वही रहस्यमय आदमी खड़ा था, जिसने शादी वाले दिन उनका पीछा किया था। इस बार वह अकेला था। उसने दूर से ही अनन्या की तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर अपनी उंगली से नीचे की तरफ इशारा किया। अनन्या ने जमीन की तरफ देखा। वहाँ एक छोटा सा सफ़ेद लिफाफा पड़ा था। उसने घबराते हुए उसे उठाया। लिफाफे के ऊपर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात अकेले अपने पुराने घर के स्टोर रूम में आना। अनन्या कई मिनट तक उस लिफाफे को देखती रही। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ते उसके पापा थे। दूसरी तरफ ये रहस्यमय चिट्ठी, जो शायद उन सभी सवालों का जवाब दे सकती थी जिनके पीछे वह शादी वाले दिन से भाग रही थी। उसने लिफाफा चुपचाप अपने पर्स में रख लिया। उसने तय किया कि अभी किसी को इसके बारे में नहीं बताएगी। कुछ देर बाद आर्यवीर उसके पास आया। मैंने तुम्हारे लिए घर चलने की व्यवस्था कर दी है। रात में रिया यहीं रहेगी। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि आर्यवीर की आंखों में भी कई दिनों की थकान और चिंता छुपी हुई है। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं तुमसे सच पूछूं, क्या आज बताओगे? आर्यवीर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, आज भी नहीं। अनन्या ने निराश होकर नजरें फेर ली, लेकिन आर्यवीर ने आगे कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। अगर तुम अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढना चाहती हो तो ढूंढ सकती हो। ये सुनकर अनन्या को और भी अजीब लगा। उसे लगा जैसे आर्यवीर को पहले से पता हो कि वह आज रात कहीं जाने वाली है। रात लगभग 11:30 बजे अस्पताल में सन्नाटा फैल गया। रिया कुर्सी पर बैठे बैठे सो चुकी थी। आर्यवीर किसी ज़रूरी फ़ोन पर बाहर चला गया था। अनन्या ने मौका देखकर धीरे से अस्पताल से बाहर कदम रखा। उसने एक टैक्सी ली और सीधे अपने पुराने घर पहुंच गई। पूरा मोहल्ला सो चुका था। घर के बाहर ताला लगा था। उसने कांपते हाथों से पापा की दी हुई चाबी निकाली। मुख्य दरवाज़ा खुल गया। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। हर चीज़ वैसी ही थी जैसे विदाई वाले दिन छोड़कर गई थी। उसकी नज़र माँ की तस्वीर पर पड़ी। उसने कुछ पल तस्वीर को देखा, फिर सीधे स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। स्टोर रूम का दरवाज़ा वर्षों से बंद था। चाबी घुमाते ही दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुल गया। कमरे में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक कोने में वही पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जिसका जिक्र पापा ने किया था। अनन्या ने धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक एल्बम, कुछ फाइलें और लाल रंग की डायरी रखी हुई थी। उसने सबसे पहले डायरी उठाई। पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, अगर ये डायरी मेरी बेटी अनन्या के हाथ में पहुंची है तो इसका मतलब है कि मैं उसे सच खुद नहीं बता पाया।
अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह ज़मीन पर बैठ गई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, बेटा, जिस आदमी से तुम्हारी शादी हुई है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसी की वजह से हूँ। कई साल पहले मैंने एक ऐसी गलती की थी जिसकी सज़ा आज तक हमारा परिवार भुगत रहा है। उस गलती का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर तुम और आर्यवीर की शादी नहीं हुई तो वह हमारे परिवार को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। वह अगला पन्ना पलटने ही वाली थी कि अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी समय उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरा खाली था। आवाज़ फिर आई, इस बार बिल्कुल उसके पीछे से। अनन्या ने धीरे धीरे पलटकर देखा। दरवाजे पर वही रहस्यमय आदमी खड़ा था। वह ताली बजाते हुए मुस्कुराया। बहुत अच्छा, आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गई। अनन्या घबराकर पीछे हट गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ, क्योंकि आर्यवीर कभी नहीं बताएगा। उसने अपनी जेब से वही पुरानी तस्वीर निकाली और अनन्या की तरफ बढ़ा दी। पहले इसे देखो। अनन्या ने कांपते हाथों से तस्वीर ली। मोबाइल की रोशनी तस्वीर पर पड़ी और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में उसके पापा थे, आर्यवीर था और उनके बीच खड़ा वह रहस्यमय आदमी था। तीनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे थे, यानी वे कभी दुश्मन नहीं थे। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को बार बार देखा। उसमें कोई गलती नहीं थी। उसके पापा, आर्यवीर और वही रहस्यमय आदमी सचमुच एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। अगर ये तीनों कभी दोस्त थे तो फिर आज एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? ये तस्वीर झूठी है। अनन्या की आवाज़ कांप रही थी। वह आदमी हल्का सा हंसा। सच को झूठ मान लेना सबसे आसान होता है। तुम हो कौन? उसने गहरी सांस ली। मेरा नाम विक्रम है और मैं कभी तुम्हारे पापा और आर्यवीर का सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता था। अनन्या चुपचाप उसे देखती रही। विक्रम ने कमरे में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, लगभग 25 साल पहले हम तीनों ने मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था। मेहनत की, संघर्ष किया और धीरे धीरे सब कुछ बनने लगा। फिर क्या हुआ? फिर लालच हुआ। विक्रम की मुस्कान अचानक गायब हो गई। लेकिन लालच मुझे नहीं, किसी और को हुआ। अनन्या ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी। विक्रम बोला, एक रात सब कुछ बदल गया। करोड़ों रुपए का एक सौदा हुआ और अगले ही दिन मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। क्या आपने चोरी की थी? नहीं। फिर? मुझे फंसाया गया था। अनन्या की सांसें तेज हो गई। किसने? विक्रम ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, जिस आदमी को तुम आज अपना पति कहती हो। अनन्या का दिल धड़कना भूल गया। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। विक्रम आगे बोला, आर्यवीर उस समय बहुत छोटा था। उसे इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने मुझे जेल भिजवा दिया। और मेरे पापा? उन्होंने सच देखा, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए अदालत में झूठ बोल दिया। अनन्या के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। नहीं, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। विक्रम मुस्कुराया। मैं भी यही सोचता था, लेकिन इंसान जब अपने परिवार और सच के बीच फंसता है तो अक्सर अपना परिवार चुन लेता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद
विक्रम ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें उस केस के सारे असली सबूत हैं। अगर इसे पुलिस तक पहुंचा दो तो सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अनन्या ने पेन ड्राइव हाथ में ले ली। अगर तुम्हारे पास इतने साल से सबूत थे तो पहले क्यों नहीं आए? विक्रम की आंखें एक पल के लिए झुक गई, क्योंकि मैं बदला लेना चाहता था। मैं चाहता था कि जिन लोगों ने मेरा सब कुछ छीना वह भी सब कुछ खो दें। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि विक्रम की बातों में दर्द तो था, लेकिन कुछ ना कुछ अब भी छिपा हुआ था। उसी समय घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। विक्रम तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ा। उसने बाहर झांका और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह यहाँ कैसे पहुँच गया? कौन? आर्यवीर। अनन्या भी खिड़की तक पहुँची। बाहर आर्यवीर अकेला खड़ा था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। वह धीरे धीरे घर के अंदर आने लगा। विक्रम ने जल्दी से पेन ड्राइव वापस लेने की कोशिश की। इसे मुझे दो, अनन्या ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। नहीं, तुम नहीं समझ रही हो। शायद मैं पहली बार समझना शुरू कर रही हूँ। वह सीधी दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने आर्यवीर खड़ा था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आर्यवीर ने बहुत शांत आवाज़ में कहा, अगर उसने तुम्हें सिर्फ अपनी कहानी सुनाई है तो अब मेरी कहानी सुनने का भी एक मौका खुद को देना। उसके बाद जो फैसला करोगी मैं वही मान लूँगा। अनन्या दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। एक तरफ आर्यवीर था, दूसरी तरफ कमरे के अंदर खड़ा विक्रम। दोनों की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि वर्षों का अधूरा हिसाब दिखाई दे रहा था। कुछ पल तक तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आखिर विक्रम ने चुप्पी तोड़ी। वाह, आखिर तुम पहुंच ही गए। मुझे पता था अनन्या तक पहुंचने में तुम्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आर्यवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अनन्या की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती नहीं ले जाऊँगा, लेकिन एक बार मेरी बात पूरी सुन लो। उसके बाद जो फैसला करोगी वही होगा। अनन्या ने पहली बार बिना गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगर आज भी आधा सच बताया तो मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। आर्यवीर ने धीमे से सिर हिला दिया। आज कुछ नहीं छुपाऊंगा। शादी शुरू होने से पहले ही मुझे खबर मिल चुकी थी कि विक्रम के लोग मंडप में मौजूद हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पीछे देखने से मना किया था। वह कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र लकड़ी के संदूक पर पड़ी। फिर उसने गहरी सांस ली। 25 साल पहले मेरे पिताजी, तुम्हारे पापा और विक्रम सचमुच साझेदार थे। सफ़ेद रुमाल हमारे पुराने कारोबार का एक गुप्त संकेत हुआ करता था। विक्रम उसी इशारे से मुझे ये जताना चाहता था कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कंपनी के खाते से करोड़ों रुपए गायब हो गए। सारे सबूत विक्रम के खिलाफ थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरे पिताजी को भी यही यकीन हो गया कि चोरी विक्रम ने की है। विक्रम गुस्से से बोला, झूठ। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, मैंने कहा था मेरी बात पूरी होने दो। अनन्या की नज़रें दोनों पर टिकी थी। आर्यवीर आगे बोला, कुछ साल बाद मेरे पिताजी को एक पुरानी फाइल मिली। उसमें ऐसे दस्तावेज थे जिनसे पता चला कि पैसे किसी चौथे व्यक्ति ने निकाले थे। असली अपराधी कोई और था। अनन्या हैरानी से बोली, फिर विक्रम जी को जेल से क्यों नहीं छुड़ाया? आर्यवीर की आंखें झुक गईं, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब? मेरे पिताजी सच बताने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। विक्रम हंस पड़ा। एक्सीडेंट या करवा दिया गया?
आर्यवीर पहली बार उसकी तरफ मुड़ा। अगर तुम्हारे पास इसका सबूत है तो दिखाओ। विक्रम चुप हो गया। आर्यवीर ने फिर अनन्या की तरफ देखा। मेरे पिताजी की मौत के बाद मुझे वह फाइल मिली। मैंने पूरी सच्चाई पता लगाने की कोशिश शुरू की। तभी मुझे पता चला कि कोई ऐसा आदमी है जो इन तीनों परिवारों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कौन? यही सवाल मैं भी कई सालों से खोज रहा हूँ। अनन्या ने तुरंत अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही पेन ड्राइव थी जो विक्रम ने दी थी। क्या इसमें उस आदमी का सच है? आर्यवीर ने पेन ड्राइव को देखा लेकिन लेने की कोशिश नहीं की। अगर यह वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो हाँ। इतने में विक्रम अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अनन्या और आर्यवीर दोनों उसकी तरफ देखने लगे। विक्रम ने धीरे धीरे ताली बजाई। तुम दोनों सच के बहुत करीब पहुंच गए हो। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर किसी की लाइव वीडियो कॉल चल रही थी। विक्रम ने मोबाइल अनन्या की तरफ घुमा दिया। स्क्रीन देखते ही अनन्या की चीख निकल पड़ी। अस्पताल के आईसीयू में उसके पापा के बिस्तर के पास एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था लेकिन वह साफ धमकी दे रहा था। विक्रम बोला, अगर अगले 1 घंटे में वह पेन ड्राइव मुझे नहीं मिली, उसने मुस्कुराकर स्क्रीन की तरफ देखा, तो तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से पेन ड्राइव को कसकर पकड़ लिया। उसे पहली बार समझ आया कि अब फैसला सिर्फ सच और झूठ के बीच नहीं था। एक तरफ उसके पापा की जिंदगी थी और दूसरी तरफ वह राज जो शायद 3 परिवारों की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता था। अनन्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके एक हाथ में पेन ड्राइव थी और दूसरे हाथ में उसके पापा की दी हुई पुरानी चाबी। उसके सामने 2 रास्ते थे। अगर वह पेन ड्राइव विक्रम को दे देती तो शायद उसके पापा बच जाते। अगर नहीं देती तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन अगर उसने पेन ड्राइव दे दी तो हो सकता था कि हमेशा के लिए सच दब जाए। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि तीनों की सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। विक्रम ने घड़ी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, समय बहुत कम है। अनन्या, फैसला करो। अनन्या ने कांपती आवाज़ में पूछा, अगर मैं ये पेन ड्राइव दे दूँ तो क्या मेरे पापा सचमुच सुरक्षित रहेंगे? विक्रम ने बिना झिझक कहा, मैं वादा करता हूँ। आर्यवीर तुरंत बोला, उसके वादे पर भरोसा मत करना। और तुम्हारे भरोसे रहूं? अनन्या दर्द से चिल्लाई, शादी वाले दिन से लेकर आज तक तुमने मुझसे सिर्फ आधा सच कहा है। आर्यवीर चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है, अब आखिरी सच भी सुन लो। उसने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें से एक हस्तलिखित पत्र निकालकर अनन्या को दे दिया। पत्र के नीचे हस्ताक्षर थे उसके पापा के। अनन्या ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। आर्यवीर, अगर कभी मैं अपनी बेटी को सच बताने से पहले इस दुनिया से चला जाऊं, तो उससे कहना कि इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। मैंने डरकर झूठ बोला, इसलिए एक निर्दोष आदमी जेल गया। लेकिन जिस दिन मुझे असली अपराधी का पता चला, उसी दिन मैंने सारे सबूत इस पेन ड्राइव में इकट्ठा कर दिए। अगर मैं बचा नहीं तो मेरी बेटी और तुम मिलकर उस असली अपराधी को कानून के हवाले करना। अनन्या की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने बिना सच जाने आर्यवीर से नफरत की, उस पर आरोप लगाए और कभी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसे अपने फैसलों पर पछतावा होने लगा। तभी उसे आर्यवीर की वह बात याद आई,
एक दिन तुम खुद से नफरत करोगी। उसने धीरे धीरे पत्र का दूसरा पन्ना पलटा। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, महेश मल्होत्रा। अनन्या ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? आर्यवीर ने कहा, वह आदमी जिसने हम तीनों परिवारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। उसने पैसों की चोरी भी की, झूठे सबूत भी बनाए, मेरे पिताजी की हत्या करवाई और विक्रम को यह यकीन दिलाया कि हमने उसे धोखा दिया। विक्रम का चेहरा पहली बार उतर गया। झूठ, आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा, अगर झूठ है तो पेन ड्राइव चलाकर देख लो। ये कहते हुए आर्यवीर ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और पहले से तैयार एक संदेश भेज दिया। संदेश में सिर्फ इतना लिखा था, अब ये वही संकेत था जिसका इंतज़ार उसके भरोसेमंद अधिकारी और पुलिस की टीम बाहर कर रही थी। अनन्या ने तुरंत पास रखा लैपटॉप खोला, पेन ड्राइव लगाई। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चलने लगी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था, कंपनी के लॉकर से पैसे निकालने वाला आदमी महेश मल्होत्रा था। फिर दूसरी वीडियो चली। उसमें वही आदमी नकली दस्तावेज तैयार कर रहा था। तीसरी वीडियो में वह किसी से कह रहा था, तीनों एक दूसरे पर शक करेंगे और मैं अकेला सब कुछ ले जाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। मैंने इतने साल गलत लोगों से नफरत की। उसी समय उसके मोबाइल पर फिर वीडियो कॉल आई। इस बार स्क्रीन पर वही नकाबपोश आदमी था, लेकिन उसके पीछे पुलिस खड़ी थी। एक अधिकारी ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, महेश मल्होत्रा और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल पूरी तरह सुरक्षित है। यह सुनते ही अनन्या की जान में जान आई। कुछ दिनों बाद उसके पापा पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आए। अनन्या ने पापा को वह पहली पर्ची दिखाई। पापा उसे देखते ही कुछ पल के लिए चुप रह गए, फिर धीमे से बोले, ये मेरी ही लिखावट है। शादी वाले दिन मैंने ही ये पर्ची लिखी थी ताकि तुम बिना सच जाने कोई ऐसा फैसला ना कर बैठो जिसका पछतावा सारी जिंदगी रहे। पापा ने एक और सच बताया। शादी वाले दिन अनन्या को डराने वाली आवाज़ आर्यवीर के सुरक्षा अधिकारी की थी। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि अगर अनन्या शादी से भागती है तो दुश्मन सीधे उसके परिवार पर हमला कर देते, इसलिए उसे रोकना मजबूरी थी। उन्होंने विक्रम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। विक्रम ने भी अपने वर्षों पुराने गुस्से को छोड़ दिया। आर्यवीर ने कभी यह दावा नहीं किया कि उसने सब कुछ अकेले ठीक किया। उसने सिर्फ इतना कहा, रिश्ते जीतने से नहीं, सच और भरोसे से बनते हैं। कुछ महीनों बाद अनन्या ने पहली बार अपनी मर्जी से आर्यवीर का हाथ थामा। इस बार उस पर कोई दबाव नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ विश्वास था। उसने मुस्कुराकर कहा, पहली शादी मजबूरी थी, लेकिन आज से हर रिश्ता मेरी अपनी मर्जी से होगा। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया। मुझे इसी दिन का इंतज़ार था। दोनों ने पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखा। सालों पुरानी गलतफहमियां खत्म हो चुकी थी। नफरत की जगह अपनापन लौट आया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, डर इंसान से गलत फैसले करवाता है, लेकिन सच चाहे कितनी भी साल छिपा रहे, एक दिन सामने ज़रूर आता है। किसी रिश्ते को अफवाहों या अधूरे सच के आधार पर नहीं, बल्कि विश्वास और पूरी सच्चाई जानने के बाद ही परखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।